Alright, तो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, राइट. विल ट्राई एंड रैप इट अप अंडर 2 hours और लाइक विद इन लेस देन 2 hours. ठीक है, 1 घंटे में निपटाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आया एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन हु मेड, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु मेड अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो थोड़ी साइंटिफिकली, थोड़ी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. सो ही बेसिकली क्लासिफाइड all the organisms into 2 categories, basically plants and animals. तो जो वर्ड किंगडम था ना, ये एरिस्टोटल से स्टार्ट नहीं हुआ था. द किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम एरिस्टोटल. ठीक है, एरिस्टोटल ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, उस प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ही बेसिकली क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो जो उन्हें बाहर से दिखा, मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ श्योर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से देखे कि प्लांट की बेसिकली स्टेम हाइट देखी कि अच्छा ये वाले प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ये मीडियम साइज है, ये छोटे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही बेसिकली क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, shrubs and trees. Then he classified animals, and he basically classified animals also into 2 groups, which was Anema and Enema. Anema and Enema. E stands for absence, right? So Anema were basically those organisms जिनका जो खून था वो लाल नहीं था. अब खून लाल नहीं था, what do we exactly mean by that? Means the blood was not red. So basically the blood was without RBCs. तो blood में red blood cells नहीं थे, which is why the blood appeared colorless. जैसे कि कॉकरोच के केस में भी होता है, right? The blood appears just as plasma and hemocytes, right? So yeah, तो ठीक है. अब जैसे इनीमा की बात करें, इनीमा, ई मीन्स ट्रू, लाइक यूकैरियोट में भी ई और यू मीन्स ट्रू, राइट. सो इनीमा बेसिकली वो दोज ऑर्गेनिज्म विच हैड रेड ब्लड, और मीन्स उनके ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट थे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. बट अगेन इतना जनरल, ऑफकोर्स ये वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स था, राइट. सो हेंस लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम एक बेटर मॉडल दे सकते हैं. तो हेंस केम कैरलस लीनियस, father of taxonomy, who gave a 2 kingdom system of classification, wherein he classified all the organisms into 2 kingdoms, which was kingdom Plantae and kingdom Animalia. Now the factors that he took into consideration for classifying organisms were namely 5, and I know none of this is mentioned in NCERT, but has been asked multiple times in AIPMT, state PMTs, JIPMA, etc., etc. So there's no harm in knowing a little extra, right? So what were the basis of his basis of classification? So he basically took 5 factors into consideration. ठीक है, एक था C, you can remember it using CCLMR, wherein C stands for cell wall, another C stands for contractile system, or you can remember it as contractile vacuole, L stands for locomotion, M stands for mode of nutrition, R stands for response to stimulus, right? So बेसिकली वो जनरली उन्हें क्लासीफाई किया कि फॉर एग्जांपल पहला फैक्टर सेल वॉल, जिसमें है, ठीक है, और जिसमें नहीं है. अब जिसमें थी वो उसको कैटेगराइज कर, जैसे प्लांटे में थी, एनिमेलिया में नहीं थी. कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम यानी प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रीटी मच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, राइट. दे काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ द वाटर इनटेक एंड एक्सचेंज, राइट. सो अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स थे, इन्हें कुछ लोअर एनिमल्स में दिखे थे, राइट. सो हेंस कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम वाज समथिंग व्हिच वाज सीन इन किंगडम एनिमेलिया बट नॉट सीन इन प्लांटे. Then comes locomotion, and we are all aware that locomotion is a characteristic feature of animals, right? So hence locomotion was seen in animals, of course, not really seen in plants, right? Then another factor that he took into consideration was mode of nutrition. अब देखो, mode of nutrition के basis पे he didn't really give some mind-boggling, very scientific kind of basis. ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि ओ ये हेटेरोट्रोफ्स हैं, ये ऑटोट्रोफ्स हैं, ये सैप्रोट्रोफ्स हैं, ये सिम्बायोट्स हैं, none of that. He just said, I see plants never eating, right? I don't see them eat, right? Whereas if I talk about animals, I definitely see them eat, right? So उन्होंने बहुत एक lame explanation दिया with respect to that plants do not eat whereas animals eat, right? So plants do not eat, animals eat. So it's a mode of nutrition. और last factor that he took into consideration was response to stimulus. एज एन हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, राइट. अब देखो एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स जो होता है ना, दे आर रिलेटिवली दे रिलेटिवली रिस्पॉन्ड फास्टर. वो थोड़ी सी तेज़ रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड रिलेटिवली फास्टर, राइट. सो जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, ठीक है, वो थोड़ा सा फास्ट था. एनिमल्स के केस में इट वॉज रिलेटिवली स्लो इन द केस ऑफ प्लांट्स. बट ओके, अब एवरीथिंग सीम्स गुड, राइट. बट what were the demerits and or why was his kingdom classification discarded? देखो पहली बात तो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हें सिर्फ 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना डिड नॉट रियली साउंड फीजिबल एंड डिड नॉट रियली मेक मच सेंस, राइट.
बिकॉज अब एक पल को आप सोचो ना, यू क्लासिफाइंग एवरीथिंग इनटू जस्ट टू सिंपल कैटेगरीज, राइट? इनफैक्ट देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज, राइट? तो उन्हें सिंपली प्लांट्स बोलना या सिंपली एनिमल्स बोलना, ठीक है, वो डिड नॉट मेक मच सेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ चीज़ के बेसिकली ही प्लेस। अब क्या हुआ ना, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल प्लांटे है, प्लांटे में उन्होंने जो ये हमारे मॉडर्न एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से जो मल्टी सेलुलर ह्यूज ट्रीज, उसमें उन्होंने कुछ यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास हो गया प्रोटिस्टा, बेसिकली डायटम डायनोफ्लैजेलेट्स हो गए, कुछ यूनिसेलुलर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ क्लब कर दिया, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स को एक साथ क्लब कर दिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ क्लब कर दिया, ठीक है। सब बिकॉज कैटेगरीज ही दो हैं, ठीक है, तो या तो वो प्लांट की कैटेगरी में उसे डालोगे या एनिमल की कैटेगरी में डालोगे। तो एक कैटेगरी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी आ रहे थे, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स भी आ रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट में उन्होंने फंगस को रिप्लेस कर दिया, राइट? अब फंगस हमें पता है हेटेरोट्रोफ है एंड इट हैज़ बीन प्लेस्ड अलॉन्ग विद ऑटोट्रोफ्स, तो एज सच कोई क्लियर का डिफरेंशिएशन नहीं देखा, which is why the two kingdoms system was found inadequate, right? Also फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार सिर्फ यही बेसिस नहीं हो सकता क्लासिफिकेशन का, ठीक? वी रियली नीड टू इंक्लूड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स in order to properly classify organisms, ठीक है। then came the three kingdom system of classification which was given by E. Haeckel. E stands for honest। अब देखो E. Haeckel और Copeland जो है वो नाम NCERT में तो मेंशन नहीं है, बिकॉज NCERT directly jumps to the 5 kingdom classification followed by 6 kingdom classification, but again there's no harm in knowing just 1.25% extra, right? It hardly costs you anything, ठीक है। और यूजुअली सभी टीचर्स कराते हैं, so why shall I skip it, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एक्चुअली गिवन बाय E. Haeckel। सो ही ट्राई टू रियली रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, अभी देखो सेलुलैरिटी पहला ऑब्जेक्शन आया कि यार कैसे हम मतलब एक सिंगल सेल जो सारे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टॉक अबाउट लेट्स से क्लेमाइडोमोनास, आज के टाइम में पता है यूनिसेलुलर एल्गी है वो, ठीक है। एक सिंगल सेल विच इज़ परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, हाउ कैन वी प्लेस इट अमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे इतना वेल डिफ्रेंशिएटेड सब कुछ है, देयर इज प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। हम उसके फैक्ट्स को एक्नॉलेज ना करें, हम उसे भीड़ में डाल दें, इट हैज़ अ सिंगल सेल परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन, राइट? तो इट रियली नीड्स एक्नॉलेजमेंट, राइट? तो टू एक्नॉलेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही फॉर्म्ड अ सेपरेट कैटेगरी जिसका नाम था प्रोटिस्टा। सी फॉर्म किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली उन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे तो ऑलरेडी है, अब किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। बट व्हाट डू यू थिंक, हैज़ द मिस्ट्री बीन सॉल्व्ड? नो, नॉट येट, ठीक है। हैज़ द प्रॉब्लम बीन रिजॉल्व? नॉट येट, बिकॉज जब उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ डाल दिया, अब आई दूसरी प्रॉब्लम विच वॉज अबाउट द सेल टाइप, ठीक है, कि सेल टाइप में एज एन कि प्रोकैरियोट्स भी थे, यूकैरियोट्स भी थे। हमें पता है आज के टाइम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। अब प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई। अब द क्वेश्चन अराइज कि यार प्रोकैरियोट्स द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट, द फर्स्ट वंस टू अराइव इंडीड, राइट? वी कान जस्ट टेक देम लाइटली, राइट? वो बेचारे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो इस प्लानट पे आए व्हेन नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, एंड विच इज़ वाई वी रियली नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दे वर द फर्स्ट वन, ठीक है। एंड विच इज़ वाई यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेटली क्लासीफाई कर दिया गया है। Then came Sir Copeland, which was Herbert Copeland. He gave the 4 kingdom system of classification, wherein he classified all the prokaryotes into one single separate category, which was Monera, right? So now we have first kingdom system of classification, which was Monera, Protista, Plantae, and Animalia. Monera में सारे place हो गए unicellular prokaryotes. Protista basically had all the unicellular eukaryotes. Plantae and Animalia the multicellular organisms, right? But अभी भी mystery पूरी तरीके से solve नहीं हुई थी. The problem was not yet completely resolved. Why do I say so? फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसने एंड तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की, साइंटिस्ट और बॉटनिस्ट और इनफैक्ट बायोलॉजिस्ट को नाइदर प्लेस इट इन प्लांट और एनिमेलिया, बिकॉज बहुत ही एक वियर ऑर्गेनिज्म था शुरू से। देन केम आर.एच. हुटेकर इन द ईयर 1969, तो ही वाज लाइक यार एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट solve the problem by giving kingdom fungi, मतलब by giving fungus a separate kingdom altogether.
बिकॉज ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये किसी भी किंगडम में प्रॉपर्ली फिट ही नहीं हो रहे हैं. नाइदर दे कैन बी प्लेस इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बिकॉज दे आर नॉट यूनिसेलुलर. दे कांट बी प्लेस अमंग प्लांटा बिकॉज दे डू नॉट synthesize their own food. They cannot be placed among animals because they have a cell wall, right? So which is why R.H. Whittaker came up to the conclusion that why not let's just assign kingdom fungi a whole separate kingdom, right? So he gave the 5 kingdom system of classification wherein he classified organisms into Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. What were the bases? अब याद रखो, I'm sure all of you must have your NCERTs with you, and if you do not, I'm giving you 30 seconds. Come on, you know, or a minute, you know, to go quickly fetch your NCERTs and open it up because I might not need it at the moment, but you know, I would highly recommend all of you to kindly open your NCERTs and you know make quick pointers, and yeah, that's how you can flip the pages and completely recap it along with me. ऑलराइट. सो आई एम श्योर कि वहाँ पे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड पेज पे ना एक टेबल दे रखी होती है. यूजुअली वो येलो कलर की टेबल होती है जहाँ पे 5 किंगडम्स को उन्होंने क्लासीफाई किया एंड ऑल द कैरेक्टर्स दैट ही टुक इनटू कंसिडरेशन, राइट. सो आई ऑलरेडी ड्रॉन दैट टेबल. ठीक है. आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन अप योर रिस्पेक्टिव बुक्स. ठीक है. तो अब देखो 5 किंगडम क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया, राइट. एंड व्हाट वर द कैरेक्टर्स दैट ही टुक इनटू कंसिडरेशन. क्या बेसिस था उनकी क्लासिफिकेशन का? पहला था सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट. तो सेल टाइप की अगर मैं बच्चों बात करूँ, सेल टाइप में बेसिकली या तो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है. तो मोनेरन्स, यू नो, मोनेरन्स वर कैटेगराइज्ड एज प्रोकैरियोट्स. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स, pro means before and carrion means nucleus, right? So before nucleus, I mean like they did not really have a proper well-defined nucleus. Genetic material definitely था, ऐसे proper you know nucleus, you know with proper nuclear membrane, वो सब कुछ नहीं था, right? So monerans were categorized as prokaryotes. So monerans के अलावा फिर जितने भी थे, Protista, fungi, Plantae and Animalia, they were all categorized as eukaryotes. फिर आई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब बिकॉज मोनेरन्स प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हु विच डिड नॉट रियली इवन हैव अ प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो इनमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी. ठीक है. बट इसके अलावा जितने भी हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमेलिया, दे ऑल हैड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हेंस द नेम यूकैरियोट. यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. इनके पास एक ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था विद मेम्ब्रेन्स, राइट. फिर तीसरा फैक्टर दैट वी टुक इनटू कंसिडरेशन वो सेल वॉल कॉम्पोजिशन. सेल वॉल एनसीईआरटी लिख रही है, बट सेल वॉल में भी एक्जैक्टली हम क्या देख रहे थे? सेल वॉल की कॉम्पोजिशन. व्हाट इज इट एग्जैक्टली मेड अप ऑफ. अब मैं अगर बात करूँ बच्चा मोनेरा की, तो मोनेरा में एनसीईआरटी बोलती है इट्स नॉन सेल्यूलोसिक. ठीक है. अब देखो, और नीचे फिर एनसीईआरटी बोलते हैं नॉट मिस्टेकन इट्स पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड. ठीक है. बट आज के टाइम में नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर ऑफ सिलेबस एंड नाउ इट्स जस्ट द फाइनल रिकैप दैट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. We're all aware that kingdom Monera, I mean, the composition of cell wall is peptidoglycan, right? It's made up of peptidoglycan. But अगर you know आप NCERT का perspective देखो, so ideally you know in class 11 biological classification is the second chapter that you read after living world, right? So a peptidoglycan is a word that you know none of us have heard you know in our junior grades, right? It's I'm sure you know there will be exception, you know, kids from IB boards and ICSE boards, you know, they might have, but I you know of course coming from an ICSE board, personally speaking, even I didn't hear the word peptidoglycan ever before I stepped into class 11th. ठीक है. So because NCERT बोलती है कि बच्चों को ऐसे peptidoglycan का मतलब तो अभी पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन लिख देते हैं पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड. बात तो वही होगी, बस इसको जिसके कहते हैं ना बच्चों को आप सिंप्लीफाई करके बता देते हैं. बिकॉज हमें आज पता है पेप्टिडोग्लाइकन में पेप्टाइड मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड की शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड. सो बेसिकली पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन्स और अमीनो एसिड एंड ग्लाइकिन मीन्स शुगर, राइट. तो उन्होंने वही तो लिखा है, ग्लाइकिन यानी शुगर यानी पॉलीसैकेराइड्स प्लस पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड्स. ठीक है. तो दे हैव सिंप्लीफाइड एंड गिवन यू द टर्म, बट सेल आप देखोगे जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसमें वो क्लियरली मेंशन करता है पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है. सो मोनेरा में हमें क्लासिफिकेशन समझ में आ गई, इट्स पेप्टिडोग्लाइकन. फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की. प्रोटिस्टा में इट्स प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट, नॉट ऑल प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल. ठीक है. और ये आप डिटेल में देखोगे जब हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे. एज सच प्रोटिस्टा में सेलुलोसिक सेल वॉल होती है जो भी कुछ में ही प्रेजेंट होती है, सब में नहीं प्रेजेंट होती है. फिर आई फंगस. फंगस की अगर मैं बात करूँ, फंगस में एक्चुअली यू नो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट इट्स फंगल सेलुलोज जिसको हम काइटिन बोलते हैं. प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, इट्स प्रेजेंट, एंड एनिमल्स में इट वॉज एब्सेंट. फिर आता है तीसरा यू नो चौथा फैक्टर विच वॉज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी बेसिकली बॉडी में है क्या ऑर्गेनाइजेशन में. तो मोनेरा में एज पर एनसीईआरटी यू नो इट्स सेल्यूलर मतलब एक सिंगल सेल ही है, सिर्फ एक सिंगल सेल ही है. प्रोटिस्टा में भी एनसीईआरटी सेल्यूलर ही बोलती है, लेकिन सेल्यूलर से व्हाट डज इट एक्जैक्टली मीन? जस्ट मीन कि सिर्फ सेल ही प्रेजेंट है. सेल जैसे क्लबों की टिश्यूज़ भी नहीं बना पाए क्योंकि एक ही सिंगल सेल है.
फंगस में बात करूँ तो फंगस में तभी एनसीईआरटी बोलती है मल्टी सेलुलैरिटी दिखने लगती है, मल्टीपल सेल्स कम टुगेदर और प्रॉपर ऐसे वेल डिफाइंड टिश्यूज तो नहीं बनते, थैलस जैसा स्ट्रक्चर अपीयर होने लगता है, फिर इट्स लाइक अ लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्लांटी की अगर हम बात करें तो प्लांटी में हम थोड़ा सा और अपडेट हो जाते हैं, प्लांट्स में भी सी टिश्यू सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स तक दिखते हैं, राइट। प्लांट्स में आप देखो we have root, stem and leaves, right? Root, stem and leaves, these are the basic organs, right? The primary organs, right? Flower वगैरह सब organ level organ तक हमें plants में भी दिखता है, but animals, they went one notch ahead and they in fact developed proper organ systems. तो animals में आपको tissues, organ systems भी दिखाई देते हैं. I hope that is clear to everybody. And last factor that he took into consideration was mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो मोनेरेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया इनटू 2 कैटेगरीज. मोनेरेंट कुड आइदर बी ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स. मोनेरेंट्स कुड आइदर बी ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, ठीक है. और ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन थी मोनेरेंट्स के केस में. मोनेरेंट इनफैक्ट मोनेरेंट्स के लिए क्लाइन भी है कि मोनेरेंट्स जो होते हैं दे शो द वाइडेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स है इनका मेटाबॉलिज्म, द मोस्ट एक्सटेंसिव, द मोस्ट वाइडेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं भाई. ऑटोट्रोफ्स में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स में यानी केमिकल्स की मदद से अपना फूड बना रहे हैं, फोटो ऑटोट्रोफ्स में यानी लाइट की मदद से अपना फूड बना रहे हैं. इसमें भी आप फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हो कि फोटोलिथो ऑटोट्रोफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट विदाउट गेटिंग इनटू दोज निटिग्रिटीज वी विल डील विद देम सेपरेटली. फिर हेटेरोट्रोफ्स में भी सब दिखा रहे हैं ये सैप्रोफाइटिक हैं, ये पैरासाइटिक हैं, ये all of those mode of nutrition that pretty much showing they're covering every mode of nutrition so to say, ठीक है. सबसे वाइड है, सबसे डाइवर्स मेटाबॉलिक जो वन सेकेंड, तो सबसे वाइडेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो इसमें दिखती है वो किंगडम मोनेरा है, ठीक है. उसके बाद प्रोटिस्टा की अगर बात करूँ, प्रोटिस्टा में बेसिकली प्रोटिस्ट आर बोथ ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स, बट ऑटोट्रोफ्स में सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स दिखते हैं. एनिमल्स की तरह नहीं कि फोटो भी दिख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक सब दिख रहे हैं, सिंपल फोटो ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स, ठीक है. फंगस की बात करें, फंगस हेटेरोट्रोफिक होती है और हेटेरोट्रोफिक में भी कौन सी, या तो सैप्रोफिटिक हो सकती है, मोस्टली सैप्रोफिटिक होती है विच मीन्स फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, पर सिर्फ सैप्रोफिटिक नहीं होती. कुछ फंगस होती है विच आर पैरासिटिक, जैसे रस्ट फंगस, ठीक है. रस्ट सीनिया बेसिकली जो भी विच कॉजेज रस्ट एंड मीट, ठीक है. तो काफ़ी सारी फंगस होती हैं विच इवन कॉज इन्फेक्शन एंड ऑल, तो पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव करते हैं. प्लांटे की अगर मैं बात करूँ, प्लांटे में भी ऑल अवेयर दे आर ऑल ऑटोट्रोफ्स, तो ऑटोट्रोफ्स में भी जस्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, राइट, ठीक है. कुछ केमिकल वगैरह की मदद से नहीं बना लेते, लाइट के प्रेजेंस में दे आर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हम सब आते हैं एनिमल्स में, एंड वी आर ऑल हेटेरोट्रोफ्स. हेटेरोट्रोफ्स में भी हम क्या क्या शो कर देते हैं, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर देते हैं, ठीक है. होलोजोइक मीन्स वी फर्स्ट इंजेस्ट एंड देन वी डाइजेस्ट. हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर देते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं एंड देन दे इंजेस्ट द फूड, राइट. सो यू सी ऑल शेड्स, ठीक है. अब अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ा है तो उसके जस्ट नीचे आप देखोगे कि एंसारी कुछ लाइन भी बोलते हैं, नॉट मिस्टेकन, हम श्योर मैं सिर्फ एडेड हियर, तो उस टेबल के नीचे आपने जस्ट एक लाइन देखी होगी, ठीक है. और अगर नहीं देखी तो आई ऑल्सो एडेड इट फॉर ऑल ऑफ यू, तो काइंडली सी इट नाउ एटलीस्ट, ठीक है. एनसीईआरटी बोलते हैं द मेन क्राइटेरिया, और लेट्स जस्ट रीड फ्रॉम हियर. आर.एच. विटेकर in 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification which was used by him include cell structure, ठीक है. तो क्या क्या उन्होंने कंसिडर किए फैक्टर्स, ठीक है. सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. दैट गिव्स अस अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स. तो अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको क्यों हाईलाइट किया, ठीक है. द रीज़न बिहाइंड हाईलाइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाज कि हम ना सिर्फ वो 5 कैरेक्टर्स याद रखते हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पर उसके अलावा अगर आप देखो सेल स्ट्रक्चर तो मतलब हो गया सेल टाइप ही हो गया भाई, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ लिया सेलुलैरिटी, ठीक है. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने कवर कर लिया उस टेबल में. बट रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एज सच टेबल में मेंशन है, बट दे आर सेपरेटली मेंशन इन द टेक्स्ट, राइट. तो यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट. अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज AIPMT 2014 AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में ये एग्जाम आया था और ये बहुत बच्चों का गलत हुआ था, राइट. A lot of students did end up marking this as incorrect because पहले देखिए क्वेश्चन था 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is based on A. complexity of body organization, on 2. mode of reproduction, C. mode of nutrition, or D. all of the above. Now the correct answer would be all of the above, right.
but a lot of students just ended up marking mode of reproduction. The reason being mode of reproduction text में मतलब उस टेबल में था नहीं, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख के बच्चे घबरा गए, बिकॉज इट वॉज जस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कि कितनी कॉम्प्लेक्स है बॉडी, उस बेसिस पे थोड़ी क्लासीफाई किया था उन्होंने. सो यू नो किड्स डेफिनेटली गॉट कंफ्यूज. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतने इलाबोरेट तरीके से टेबल में मेंशन है, विच इज व्हाई पीपल जस्ट वेंट इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट रियलाइजिंग कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ देम आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट एज यू कैन क्लियरली सी, एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है. फिर एक और लूप होल जो एक्चुअली में विटेकर की 5 kingdom क्लासिफिकेशन में दिखता है was one text that you will find, and I'm specifically brought certain text जो एक्चुअली में जो वो है ना NCERT में जो एम्बिगुअस तरीके से दे रखे हैं, यू नो, ठीक है, उसको डील कर लेते हैं. बिकॉज ऑफकोर्स एग्जाम में आ गया, देन यू नो यू शुड नो हाउ डू अप्रोच इट. जैसे NCERT में बोलती है, विटेकर की पूरी 5 kingdom क्लासिफिकेशन बताई है, कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग थे वो एक साथ आ गए. उसी में से बोलती है Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella, which were earlier placed in algae within plants, and both having cell walls, with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom with large cell wall. अब ध्यान रखो, what do we exactly mean by this? Kingdom Protista साथ लाई Chlamydomonas और Chlorella को, जिन्हें अर्लियर हम किस में रखते थे, एल्गे में रखते थे. वी वुड प्लेस देम अंडर एल्गे, थैलोफाइटा में, अंडर प्लांट्स. ठीक है. विद यू नो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसके साथ लाई, पैरामीशियम और अमीबा. पैरामीशियम और अमीबा क्या पैरामीशियम सीलिएटेड प्रोटोजोन, अमीबा एमिबॉइड प्रोटोजोन. तो बेसिकली प्रोटोजोन द प्रोटिस्टा है, राइट. तो दे वर सेइंग कि किंगडम प्रोटिस्टा मतलब आर.एच. विटेकर की जो 5 kingdom क्लासिफिकेशन थी वो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को आज के टाइम में हमें पता है. इफ़ यू गो बाय द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे एंगलर एंड प्रेंटल ने जो दी है, यू नो, इतनी सारी क्लासिफिकेशन में अब तो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन होगी. तो हमें पता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दे आर एक्चुअली ग्रीन एल्गी, राइट, एंड हेंस राइटफुली प्लेस इन किंगडम प्लांटे. सेलुलरिटी के सिर्फ बेसिस पे हम उसे किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस नहीं कर सकते, बट ध्यान रखिएगा एज पर आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो आज के टाइम में हमें पता है एल्गी हैं विद इन प्लांट्स, एज पर आर.एच. विटेकर दे वर प्लेस्ड विद इन किंगडम प्रोटिस्टा. वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए थे अलॉन्ग विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच लाइट सेल वॉल. ठीक है. ठीक है. सो अगर आज के टाइम में क्वेश्चन आता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, सो यू विल से दैट यू नो एज पर विटेकर्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन they were placed in kingdom protista. I hope this is clear to everybody. ठीक है, इतना सबको समझ आया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. फिर आता है हमारे पास 6 kingdom system of classification. 6 kingdom system of classification was actually given by Carl Woese. ठीक है. Carl Woese actually gave the 6 kingdom system of classification. ठीक है, जहाँ पे बेसिकली उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ 16s RRNA. 16s RRNA के सीक्वेंस के बेसिस पे उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. 16s RRNA कहाँ प्रेजेंट होता है? इफ़ यू हैव कवर्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विद मी इन द डिटेल क्रैश कोर्स दैट वी कंडक्टेड, यू वुड हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस 16s RRNA. और हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं. इनफैक्ट राइबोसोम्स का जब हम सेल में डिस्कस करते हैं तब भी हमें बताते हैं कि देखो हमें पता है जो हमारे जब प्रोकैरियोट्स होते हैं दे हैव 70s राइबोसोम, राइट. 70s राइबोसोम की एक लार्जेस्ट सब यूनिट होती है विच इज़ द 50s, एंड दिस अ स्मॉलर सब यूनिट विच इज़ द 30s. जो 30s सब यूनिट है उसका एक कॉम्पोनेंट इट्स 16s RRNA. ठीक है. तो 16s RRNA के बेसिस पे बेसिकली कार्ल वूस एक्चुअली gave the 6 kingdom system of classification, also referred to as 3 domain classification. तो बेसिकली देखो क्या था, आर.एच. विटेकर की अगर माने तो आर.एच. विटेकर के हिसाब से किंगडम मोनेरा था, किंगडम सेपरेटली असाइन टू ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. फिर आया हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाले. एंड किंगडम प्रोटिस्टा फर्दर डाइवर्सिफाइड into 3 separate kingdoms, which is kingdom fungus, kingdom plantae and kingdom animalia. So kingdom protista kind of diversified into 3 separate kingdoms. ठीक है. But when Carl Woese actually conducted experiments on Monera, उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं है. कुछ है हमारे पास मॉडर्न डे और ट्रू बैक्टीरिया, एंड देन वी हैड सर्टेन बैक्टीरिया रेफर टू आगे बैक्टीरिया जो इस धरती पे तब आए when no life form could possibly or potentially exist on this planet during those harsh atrocities when there was no oxygen,
ठीक है, reducing atmosphere था, ठीक है, there was constant volcanic eruptions where life was, forget about possible, it was miserable, right? It was not even possible, right? उस time पे जो आए, so we cannot just club them together with true bacteria or today's bacteria, right? So hence he further classified kingdom Monera into two separate categories, which was eubacteria and archaebacteria, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया ना, इन्हें एक्चुअली 3 डोमेन्स में क्लासीफाई कर दिया, यानी जो यू बैक्टीरिया थे उसे एक डोमेन यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को ह्यूमेन आर किया, डोमेन आर किया, ठीक है। और जितने भी ये थे सारे यूनिसेलुलर, वंस अगेन, तो व्हाट ही बेसिकली डिड वाज कार्लवीज ने जितने भी यू बैक्टीरिया थे उसे एक सेपरेट डोमेन, किंगडम से भी ऊपर होता है डोमेन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने किंगडम से भी ऊपर डोमेन 3 डोमेन्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। जितने भी यू बैक्टीरिया थे उससे डोमेन यू बैक्टीरिया, जितने भी आर्के बैक्टीरिया थे उसे डोमेन आर किया, और जितने भी यूकैरियोट्स थे, ये तो प्रोकैरियोट्स हो गए, जितने भी यूकैरियोट्स थे यानी प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांट एंड एनिमल, उसे तीसरे डोमेन विच वाज यूकैरिया उसमें डिवाइड कर दिया, राइट। So he placed all the archaebacteria into domain archaea, he placed all the eubacteria into domain eubacteria, and he placed all the eukaryotic organisms, protista, fungi, plant and animalia into the third domain which was domain eukarya। उन्होंने बोला फिर कि जो तीनों मतलब डोमेन्स के ऑर्गेनिज्म है, यू बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया, ये सब ऑर्गेनिज्म से कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, जिसको उन्होंने बोला प्रीजिनोथ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। सो दिस वाज अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय कार्लवीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। अब मोनेरा के क्विक पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ कमिंग टू मोनेरा की अगर हम बच्चा बात करें तो मोनेरा में इंसेट की पहली इनफैक्ट लाइन है, हम नॉट मिस्टेकन, कि बैक्टीरिया जो होते हैं द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, राइट। नाउ इफ यू रीड द इंसेट मल्टीपल टाइम इट प्रीटी मच गेट्स इम्प्रिंटेड इन योर हेड ऑनेस्टली टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। तो पहली लाइन तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यही है कि बैक्टीरिया जो होते हैं सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर बात करूँ जनरली जो किंगडम मोनेरा के मेंबर है, पहली बात तो दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अपार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलरिटी दे आर ऑल प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है, कैसे मतलब है प्रोकैरियोट्स का मतलब इनका खुद का कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज सच, ठीक है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एज सच। इनका जो न्यूक्लियस है ना वो एक रीजन में प्रेजेंट होता है, जैसे न्यूक्लियर बोलते हैं, इनका कोई प्रॉपर ऐसे जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है विच हैज़ बीन एनक्लोज इन प्रॉपर मेम्ब्रेन्स एंड ऑल, इनका ऐसा नहीं होता। इनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियॉइड, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कई सारे नामों से जानते हैं। इनका एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है ना दैट इज सिंगल मतलब सिर्फ एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल बट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दे डू नॉट रियली हैव एनी हिस्टोन प्रोटीन, ऐसा जिनमें कोई हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं दिखते आपको, हमारे में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। सो दे हैव सर्टेन थिंग्स, जैसे आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो इन वे पैकेजिंग में मदद कर रहे होते हैं, बट एज सच हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनेल्स के नाम पे, इनके पास गिना चुना सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल होता है विच वाज द 70th राइबोसोम, ठीक है। अब व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स get arranged on a single strand of mRNA, when multiple ribosomes get attached on a single strand of mRNA उसको हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। 70th राइबोसोम्स होते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है। प्रॉपर्ली प्रोकैरियोट में फ्लैजिला इज द ओनली स्ट्रक्चर दैट दे हैव फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन, राइट। जैसे यूकैरियोट्स में तो हमारे पास सीलिया भी आ जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन, बट याद रखना cilia for the first time was seen in kingdom protista and not in monera. Monerans do not have cilia, one of the most common confusions which has been carried by masses till the exam center. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ फ्लैजिला होता है एज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, दिस इज द बेसल बॉडी, दिस इज द हुक एंड दिस इज द फिलामेंट, राइट। फिलामेंट इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट पोर्शन, और ये जो हमारा बेसल बॉडी होता है इसमें बेसिकली प्रोटीन की डिस्क होती है, ठीक है। 4 प्रोटीन की रिंग होती है, फिर एक हुक होता है विच इज कनेक्टेड इन द बेसल बॉडी विद द फिलामेंट, और फिलामेंट इज एक्चुअली व्हाट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन लोकोमोशन। उसके बाद नो साइक्लोसिस, साइक्लोसिस नथिंग बट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म जो है ना वो एक सेल के अंदर से जैसे रुका हुआ नहीं है, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, द साइटोप्लाज्म इज कॉन्स्टेंटली मूविंग टू इंश्योर दैट न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ वेल रेगुलेटेड मैनर, सब कुछ सबको पहुंच रहा है, ठीक है। एंड दैट इज ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, राइट। तो यूकैरियोट्स में ये फीचर सिर्फ इसलिए दिख पाता है, और यूकैरियोट्स में भी ऐसा नहीं हर यूकैरियोट में दिखेगा, बट मोस्टली यू डू सी इट इन यूकैरियोट्स, राइट। Now that is owing to the presence of cytoskeleton, which is absent in the case of Monera, and which is why you do not really see any cyclosis or cytoplasmic streaming. उसके बाद अगर I'm not mistaken NCERT बात करती है about
द हैबिटेट, अगर मैं इन जनरल हैबिटेट की बात करूँ तो ऐसा आप कोई पिन पॉइंट करके तो नहीं बोल सकते कि मोनोरेंज यहाँ प्रेजेंट होता है। मोनोरेंज जिनमें बैक्टीरिया सोल मेम्बर्स हैं, बैक्टीरिया आर जस्ट एवरीवेयर, राइट, फ्रॉम यू नो द एयर दैट यू इनहेलिंग, ठीक है, द एटमोसफियर अराउंड यू, फ्रॉम द टेबल, ठीक है, टू द सैंड, to the deserts, the mountains, the snows, the deep oceans, the hot sulfur springs, hydrothermal vents, you name it and they are present in it. It's like you name it, they're present in it. So they are everywhere, and hence we define the terminology for organisms which are present everywhere, which are referred to as ubiquitous. So मैं बोलती हूँ बैक्टीरिया जो है दे यूबिक्विटस इन नेचर. यूबिक्विटस मीन दे प्रीटी मच प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई वर टू डिस्क्राइब द नेक्स्ट पॉइंटर दैट कम्स टू माई माइंड इज द शेप्स, राइट. सो बैक्टीरिया को बेसिकली हम of course there are many shapes of bacteria, and again of course when you enter your respective colleges you will study about the different shapes, but mainly at our basic levels, at the level of NEET UG, we still categorize them on the basis of 4 major shapes, right. So basically 4 major shapes होती हैं. पहली है कोकस, ठीक है, which is round. Coccus is spherical bacteria. Then we have bacillus. Bacillus is rod shaped, as you can clearly see. Most common bacillus होता है. Then we have vibrio, ठीक है, which is coma shaped. Then we have spirillum, which is spiral shape, right. So 4 तरीके के बैक्टीरिया होंगे. अगर आप अपने एनसीईआरटी खोलोगे तो आई एम श्योर देयर इज अ डायग्राम आल्सो व्हिच इज गिवन, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू इट. एक एग्जांपल की अगर इसमें बात करो, मान लो अगर हम कोकस की बात करते हैं तो कोकस में हमारे पास क्या आता है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है. बैसिलस की अगर बात करूँ, बैसिलस की अगर बात करूँ तो हमारे पास क्या आता है, थायोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, कितने सारे आते हैं, ठीक है. उसके बाद विब्रियो में तो विब्रियो कॉलेरा कॉजेस कॉलेरा, ठीक है. स्पाइरलम की बात करूँ, एजोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम, ठीक है, ऑल ऑफ दीज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. मोनिरा के जैसे कि मैंने बोला था, इवन वाइल गिविंग द 5 kingdom classification, I just categorically mentioned where that they show, this bacteria, the monoreins show the most extensive metabolic diversity, ठीक है. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे होते हैं. और एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन भी है, विद रिस्पेक्ट टू मोनोरेंस, वेयर इन एनसीईआरटी सेज, although bacteria का जो structure is, that is very simple, but they are very complex in behavior, right. So simple structure, they have a very simple structure, but they have a very complex behavior. अगर स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर में एक सिंगल सेल है यार, कोई ऐसा कोई मेजर ऑर्गेनेल्स भी नहीं है. ऑर्गेनेल्स के नाम पर सिर्फ गिना चुना 70 राइबोसोम है और गिने चुने थोड़े बहुत स्ट्रक्चर है. तो दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बट दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड in terms of behavior. And why do I use the word complicated? Because you can understand the complexity of their behavior by looking at the kind of habitats they are present in, right. All the way from deep sea hydrothermal vents to hot sulfur springs to hypersaline lagoons, they are found everywhere. So of course कुछ तो complexity है ना behavior में, which is why they which is why they're able to which is why they're able to be present, which is why kind of they're able, which is why they're able, which is why they're present everywhere, right. I hope this is clear to everybody, ठीक है. उसके बाद बच्चा जो दूसरा फैक्टर हम कंसिडरेशन में लेते हैं, इट इज़ द मोड ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज़ द मोड ऑफ रेस्पिरेशन. अब मोड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे वी हैव एरोबिक बैक्टीरिया एंड वी हैव एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है. एरोबिक मीन्स दोज विच रिक्वायर ऑक्सीजन एंड एनारोब्स मीन्स दोज विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट. तो वो जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसमें भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. वी हैव ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड देन वी हैव फैकल्टेटिव एनारोब्स. ऑब्लिगेट एनारोब्स की अगर मैं बात करूँ, ऑब्लिगेट यू कैन रिप्लेस द वर्ड ऑब्लिगेट विद नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ठीक है. मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब ऑब्लिगेट मीन्स नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, तो नेसेसरी टू सर्वाइव, राइट. सो ऑब्लिगेट मतलब अगर मैं कहूँ ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब दे डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, राइट. तो मैं कहती हूँ ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है. ऐसे जब मैं बोलती हूँ ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब दे स्ट्रिक्टली एनारोबिक यानी ऑक्सीजन कतई नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए. दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो स्ट्रिक्टली एनारोबिक है. फैकल्टेटिव को आप रिप्लेस कर सकते हो. फैकल्टेटिव एक्चुअली द एंटोनिम ऑफ ऑब्लिगेट. फैकल्टेटिव को आप रिप्लेस कर सकते हो कभी. तो व्हेन आई से फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब कभी एरोबिक मतलब कभी ऑक्सीजन चाहिए. तो अगर कभी एरोबिक है तो मोस्टली क्या है, मोस्टली एनारोबिक है. यानी फैकल्टेटिव एरोब्स एक्चुअली में एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. और ऐसे ही मैं अगर बात करूँ फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब फैकल्टेटिव मतलब कभी
एनारोबिक मतलब कभी कभी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी कभी कभी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी मोस्टली ऑक्सीजन चाहिए। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स बेसिकली एरोब्स आ जाते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू मेक दैट डिस्टिंक्शन वेरी वेरी वेल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट नाउ लेट्स डिस्कस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिलेटिवली सिंपलर। और अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखूँ तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अच्छा हम ऑर्गेनिजम्स को basically classify करते हैं into autotrophs and heterotrophs. We basically classify them into two categories which is autotrophs and heterotrophs. Autotrophs और heterotrophs में भी बहुत further sub categorization आ जाती है। autotrophs में भी they're not just photosynthetic autotrophs, they're also chemosynthetic। और इसमें भी actually में अभी आप देख रहे हैं actually और ज़्यादा है photolitho autotrophs, this autotrophs is we have a lot of distinction within this as well, but not really relevant, hence we refrain ourselves from discussing that। ऑटोट्रोफ्स की मैंने बात करी थी, तो ऑटोट्रोफ्स में फोटो ऑटोट्रोफ्स, कीमो ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। फिर उसके बाद हेटेरोट्रोफ्स की अगर मैं बात करूँ, हेटेरोट्रोफ्स में फर्दर बहुत सारी क्लासिफिकेशन आ जाती है। जैसे कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग बेनिफिटेड, राइट। तो कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं विद हायर ऑर्गेनिजम्स, राइट। देन सम लिव एज पैरासाइट्स ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स की तरह, कुछ एंडोपैरासाइट्स, कुछ एक्टोपैरासाइट्स की तरह रहते हैं। सम show saprophytic mode of nutrition wherein they feed on dead and decaying organisms. So I hope this is clear to everybody. The last factor that we must take into consideration is the mode of reproduction, right? अगर बच्चा मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सो बैक्टीरिया में देखो हमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल तो नहीं कहना चाहिए मुझे, तो गलत है। मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन दिखता है। When I talk about asexual reproduction is mainly by binary fission, which is एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो गया, राइट। तो asexual reproduction is mainly with the help of binary fission, right। इनफैक्ट asexual reproduction में कभी कभी आप देखोगे sometimes during unfavorable conditions, when the weather outside is not really supporting or is not really in accordance with us, and the weather outside is not really feasible, तो उस टाइम बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया अंदर ही अंदर अपने बाहर एक कवरिंग बना देता है, इंटरनली डिवाइड कर करके स्पोर्स बनाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीके से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाएगी। सेक्सुअल मोड की अगर मैं बात करूँ, so I should not use the word sexual first of all. Why do I say so? Because अगर मैं बोलती हूँ like a true sexual reproduction तो इतने absent होती है। Because what are the factors that you need to take in account when you say true sexual reproduction? Gametogenesis, gametes तो बनने चाहिए, gametes चलो बनने हैं, gametes fuse होके zygote भी बनाएंगे, so zygote formation is another feature। फिर zygote formation के बाद ठीक है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, बिकॉज ऑफ कोर्स टू पेरेंट्स हैव कम टुगेदर फ्यूज द जेनेटिक मटेरियल एंड इन टर्न दे हैव गिवन राइज टू दिस न्यू ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। बट एक्चुअली में इन तीनों में से सिर्फ थर्ड फैक्टर दिखता है, दो फैक्टर्स नहीं दिखते। यानी यू डू नॉट सी एनी गैमेट फॉर्मेशन हियर, यू डू नॉट सी द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट, बट ऑल यू सी इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखिए, इसलिए हम इसे बोलते हैं दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज हैपनिंग इन बैक्टीरिया, ठीक है, which is referred to as parasexuality। para means like false, not complete, like true sexual reproduction है because gametes नहीं बन रहे, zygote नहीं बनना, ठीक है। none of those things are happening, but genetic variation कहीं ना कहीं दिख जाती है, ठीक है। so it's a it's a sort of sexual reproduction, एक तरीके का DNA ट्रांसफर है, जैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपने DNA ट्रांसफर कर दे रहा है और थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन आ जा रही है। so parasexuality के भी there are 3 separate methods। if you want to discuss them in detail you can definitely check out molecular basis of inheritance, ठीक है। यहाँ पे NCERT में नहीं मेंशन है, इनफैक्ट NCERT में सिर्फ ऐसे नाम ही नहीं मेंशन है। NCERT में सिर्फ but the 3 ways using which it can show parasexuality are transformation, conjugation and transduction respectively। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करता है। कॉन्जुगेशन में मैं आपको बताती हूँ, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू वो F+ में अपना वो F नेगेटिव F+ बन जाता है। फिर ट्रांसडक्शन, ऑल ऑफ दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ आप वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन आर्कीबैक्टीरिया वर्सेस द मॉडर्न बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिमिटिव बैक्टीरिया विच इज़ आर्कीबैक्टीरिया। अब मोनोरा को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया, विच इज़ आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। सबसे पहले हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं, विच इज़ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल है ऑफ कोर्स owing to the fact that they live in some of the most harshest habitats, where you cannot even think that life is feasible, they exist there, so of course they need special recognition and mention, which is why NCERT mentions it separately and so will we, ठीक है। आर्की मीन्स एंशियंट एंड बैक्टीरिया मीन्स एंशियंट बैक्टीरिया, और इनकी सेलुलर कॉम्पोजिशन भी डिफर करती है। जैसे इन जनरल हम देखते हैं जो मॉडर्न डे बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया, उनकी जो सेलुलर कॉम्पोजिशन है इट्स मेड अप मेनली पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन ऑल्सो रेफर्ड एज म्यूरिन, बट
आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज स्यूडोम्यूरिन, यानी प्रॉपर म्यूरिन भी नहीं है। एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है, डेफिनेटली वे बियॉन्ड एनसीईआरटी, सो नॉट रियली नीडेड। ठीक है, एक्चुअली में ब्रांच चेन लिपिड्स वगैरह भी दिखते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। सेल मेम्ब्रेन भी आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन में से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एसिड नहीं दिखती है, यू नो यू सी यू नो ब्रांच चेन लिपिड्स एंड ऑल, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स नॉट जस्ट गेट इनटू दोस। ठीक है, फिर अगर मैं बेसिकली क्लासीफाई करूँ तो आर्की बैक्टीरिया को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया। वी हैव मेथानोजेंस, वी हैव हैलोफाइल्स एंड देन वी हैव थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस, राइट, मिथानोजेंस बेसिकली यू नो दीज आर मिथानोजेंस से कहीं ना कहीं मीथेन गैस याद आती है, राइट, सो पहले याद रखो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बट मेजरली फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अकरेंस, कहाँ पाए जाते हैं, यूजुअली इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। एंड व्हाट आर रूमिनेंट एनिमल्स? रूमिनेंट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स लाइक बेसिकली काउज एंड बफलोज। ठीक है, जैसे काउज और बफलोज हो गए, बेसिकली यू नो दे कैन ब्रिंग देयर फूड बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द माउथ एंड दे रीच यू देयर फूड। ठीक है, रीगटरेशन जिसको वो होते हैं, तो दोज आर रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, जो अपना खाना चरते हैं, विच इज़ काउज एंड बफलोज बेसिकली। सो एक तो उनके गट में यानी उनकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन मार्शी एरियाज, अगर आप ध्यान से आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, सो यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस द फैक्ट दैट मिथानोजेंस हैज ब्रैकेट में मार्शी एरियाज। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ हैलोफाइल्स की, हैलोफाइल्स होते हैं, हैलो मीन्स सॉल्ट एंड फाइल या फिली मीन्स लव, राइट, सो दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। ठीक है, जहाँ पे जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होती है, हाइपरसलाइन लगून्स एंड ऑल, जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज आई डोंट नो हाउ मेनी पार्ट्स पर मिलियन, आई गेस 100 पार्ट्स पर मिलियन, वे बियॉन्ड दैट, इतने हाइपरसलाइन लगून्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं ये हैलोफाइल्स। फिर अगर मैं बात करूँ थर्मोएसिडोफाइल्स की, तो थर्मोएसिडोफाइल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, राइट, किसमें प्रेजेंट होते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में। ठीक है, जो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, हॉट थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, वेरी हॉट टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, एसिड मीन्स वेरी वेरी लो पीएच, और एसिडिक कंडीशन, तो यू नो हाइपर यू नो सल्फर स्प्रिंग्स हो गई, यू नो सल्फर स्प्रिंग्स हो गई, यू नो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, जहाँ बहुत ही ज़्यादा एसिडिक और ऐसे हॉट कंडीशन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, I would strictly tell you to remember this. ठीक है, methanogens they are obligate anaerobes. Obligate means strict and anaerobes mean anaerobes which do not really require oxygen, right? So ये strict anaerobes हैं. Halophiles भी strict anaerobes हैं, obligate anaerobes. Thermoacidophiles are the only ones which are facultative anaerobes. So methanogens and halophiles are obligate anaerobes, strictly anaerobic, इन्हें oxygen बिल्कुल पसंद नहीं है. Whereas if you talk about thermoacidophiles, facultative मतलब कभी कभी एनारोबिक, कभी कभी एनारोबिक मतलब मोस्टली दे डू रिक्वायर ऑक्सीजन, राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देन वी टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर विच इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। का मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मिथानोजेंस जो होते हैं यूजुअली कीमोऑटोट्रोफ्स। मिथानोजेंस जो होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, द कीमोऑटोट्रोफ्स। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूँ हैलोफाइल्स की, हैलोफाइल्स जो होते हैं यानी यू नो विथ लिव इन यू नो सॉल्टी एरियाज, दे आर हेट्रोट्रोफ्स। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट थर्मोएसिडोफाइल्स, ये जो होते हैं ये कीमोऑटोट्रोफ्स होते हैं, राइट। तो मिथानोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं वो कीमोऑटोट्रोफ्स होते हैं, बट हैलोफाइल्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड दे आर हेट्रोट्रोफ्स। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मिथानोजेंस की अगर मैं बात करूँ तो मिथानोजेंस बेसिकली प्रोड्यूस मीथेन और द बायोगैस, राइट, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज रूमिनेंट एनिमल्स, राइट। सो बायोगैस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं हैलोफाइल्स की बात करूँ तो हैलोफाइल्स यू नो दे हैव अ पिगमेंट विच इज सिमिलर टू द ह्यूमन आई। ठीक है, what is the major pigment of protein which is present in the human eye, which is rhodopsin. आपने सुना तो एटलीस्ट हो गई. Of course now the chapter the topic eye has been deleted, you know, from sensory structures. eye ear दोनों हटा दिया गया, and hence I'm sure many of you would not have heard about it, which is why no much point, but कहीं ना कहीं तो यूनिक ग्रेज में I remember we did study this in class 10. ठीक है, जहाँ पे हम पूरे स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ते हैं, you know, we did study about, you know, the rhodopsin pigment. Of course not in detail, just the basic overview. तो एक पिगमेंट होता है ह्यूमन आई में, rhodopsin. ठीक है, अब ये जो हैलोफाइल्स है, they also have a similar pigment to the human eye, similar to rhodopsin. They have something called as bacteriorhodopsin. ठीक है, क्या एग्जैक्ट चीज़ होती है, just remember that they have a pigment similar to human eye. अगर मैं बात करूँ थर्मोएसिडोफाइल्स की, थर्मोएसिडोफाइल्स फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं यानी मोस्टली एरोबिक। ठीक है, कभी कभी एनारोबिक। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, राइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो जब ये अपना पूरा व्हेन दे आर रेस्पायरिंग, राइट, तो अल्टीमेटली जो बाई प्रोडक्ट होगा वो H2SO4 होगा, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, बस यहीं पे बिकॉज थर्मोएसिडोफाइल्स तो वो एसिड में प्रेजेंट है तो एसिड बनाएंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यू नो, व्हेन दे रेस्पायर एंड व्हेन दे परफॉर्म ऑल द रेस्पिरेटरी फंक्शंस, दे विल, यू नो, रिलीज और काइंड ऑफ रिलीज तो नहीं बोलूँगी, दे विल काइंड ऑफ इवेंचुअली प्रोड्यूस
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल प्रोड्यूस H2S विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और मिथानोजेंस के एग्जाम्पल बस मिथानो के आगे बैक्टीरिया लगा दो तो मिथानो बैक्टीरियम, या कोकस लगा दो, ठीक है, मिथानोकोकस, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट सिर्फ बैक्टीरिया को लगाना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर याद रखना है याद रखो, नहीं है तो ऐसा कोई झंझट नहीं है। हैलोफाइल्स में हैलोफिया, ठीक है। इसी थर्मो एसिडोफाइल का थर्मो के आगे कोकस लगा लो, थर्मोकोकस, यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट, नॉट रियली नीडेड, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज अब ये एक तरीके से हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया अबाउट द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। नाउ लेट्स गेट ऑन टू डिस्कस द एडवांस मॉडर्न डे बैक्टीरिया विच इज़ यूबैक्टीरिया।